हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट को समझेंगे। ठीक है। हमने प्लेटो के सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में स्टडी किया है। एरिस्टोटल को समझने से पहले आप प्लेटो की सभी क्लासेस को जरूर देखें। इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके प्लीज आप प्रीवियस क्लासेस प्लेटो की जो है वो अच्छे से देख लीजिए एक बार। आप इससे आपको एरिस्टोटल के जो व्यूज हैं वो अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। सो देखो, ये जितने भी टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं ना स्क्रीन पर, जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स, ये टॉपिक्स एरिस्टोटल से रिलेटेड है। एरिस्टोटल के सारे उन्होंने दिए थे सारे कॉन्सेप्ट्स, और इन्हें हम वन बाय वन आने वाले क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। ये 15 टॉपिक्स है। लास्ट में मैं इनकी सारी बुक्स को अच्छे से समझा दूंगी कि कौन सी बुक्स एरिस्टोटल ने दी हैं, कब दी हैं, और उन बुक्स में क्या मेजर बातें उन्होंने करी है। तो ये मैं लास्ट क्लास में उनको अच्छे से समझा दूंगी। तो अभी आज इस क्लास में हम ब्रीफ जो उनके जो जीवन परिचय है, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। और जो उनकी थियोरी ऑफ फॉर्म्स एंड मैटर है, फॉर्म्स मतलब आइडियाज, तो आइडिया और मैटर पे प्लेटो के क्या विचार है, ये हमने देख लिया प्रीवियस क्लास में। अब हम देखेंगे कि एरिस्टोटल का क्या मानना है आइडिया और मैटर पर, एरिस्टोटल की क्या राय है। ये उन्होंने अपनी जो थियोरी ऑफ फॉर्म्स एंड मैटर है उसमें उन्होंने समझाया। ठीक है। एक उनकी थियोरी ऑफ पोजेशन है। तो इन तीन को हम आज इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। अब देखो, किसी भी जो थिंकर है उसके जीवन पर जो ब्रीफ हम जानने वाले हैं आज कि उनका जीवन परिचय है, उस पर से सवाल कभी नहीं आते। कोई भी क्वेश्चन उस पर से आएगा नहीं, आएगा तो वो आगे जो ये टॉपिक है इन पर से आएगा, उनमें से नहीं आता है। लेकिन वो समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम ये आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें। जैसे अब आप एरिस्टोटल को आज की परिस्थितियों के हिसाब से जज नहीं कर सकते। आपको ये देखना होगा कि उस वक्त उनकी क्या परिस्थितियां थी, और उन परिस्थितियों में उन्होंने क्या बातें कही, उनके व्यूज क्या थे। उस बेसिस पे आप उन्हें जान सकेंगे कि जो उन्होंने बातें कही है वो क्यों कही है। क्योंकि उस वक्त एथेंस में क्या परिस्थितियां थी, आसपास जो है वहाँ क्या बैकग्राउंड में क्या चल रहा था कि जिस वजह से उनके दिमाग में विचार आए। प्लेटो के हमने देखे हैं और परिस्थितियों में प्लेटो के क्या विचार थे, उसी तरह हम एरिस्टोटल को भी समझेंगे। ठीक है। ये उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने के लिए हमें उनका जीवन परिचय जानना जरूरी है, अदरवाइज उसे क्वेश्चन नहीं आते, बस सिर्फ समझने के लिए। ठीक है। देखो, एरिस्टोटल का जो बर्थ है, इस स्लाइड में दिखाती हूँ। देखो, लिख रखा है स्टैगिरा। एरिस्टोटल का जो बर्थ है वो कहाँ हुआ था, स्टैगिरा में हुआ था। स्टैगिरा कहाँ है, मैसेडोनिया में है, ग्रीस में। ठीक है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे वो। ओके। उनके फादर थे, एक फिजिशियन थे। अब क्योंकि देखो पिता फिजिशियन है, पापा एक फिजिशियन थे, तो उनका काफी मेजर इन्फ्लुएंस रहा है। अब बचपन से ही वो पापा के साथ रहे, उनका फादर का काफी इन्फ्लुएंस उन पे रहा है। तो अब पापा फिजिशियन थे तो ऑब्वियसली साइंस के काफी टच में रहे होंगे एरिस्टोटल। ठीक है। तो इस वजह से क्या है, वो साइंटिफिकली सोचते हैं। ठीक है। साइंस, उनके जो कॉन्सेप्ट है उनमें साइंस का काफी इन्फ्लुएंस रहा है। तो जो उनकी थियोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हम आगे पढ़ेंगे, थियोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने जो थियोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी थी उसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन मेथड को अडॉप्ट करा है। अभी जो क्लासिफिकेशन मेथड ये क्या है, ये साइंटिफिक मेथड है। और साइंटिफिक मेथड क्यों आया, क्यों उन्होंने ये मेथड लिया, क्योंकि देखो हमने जाना कि उनके पापा फिजिशियन थे, तो उन पर काफी इन्फ्लुएंस था ना साइंस का, तो उन्होंने ये मेथड अडॉप्ट करा। ठीक है। अब देखो, वो प्लेटो के डिसाइपल थे, मतलब स्टूडेंट थे प्लेटो के। अब क्योंकि हम सोच रहे हैं कि देखो स्टूडेंट है तो अपने और काफी एडमायर भी करते थे प्लेटो को वो, और प्लेटो के प्रिय शिष्य हुआ करते थे। लेकिन अब आपको लग रहा है कि एडमायर करते हैं तो उनकी हर बात से अग्री करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो प्लेटो से हर बात पे अग्री नहीं करते थे, वो प्लेटो के काफी बड़े क्रिटिक भी कहे जाते हैं। मतलब वो उनको एडमायर करते थे, वो उनके प्रिय शिष्य भी हुआ करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी हर बात से अग्री करते थे। उन्होंने काफी उनके प्लेटो के जो व्यूज हैं उनका खंडन किया है, उनको डिसअग्री हुआ है उनसे। उन्होंने उनको क्रिटिसाइज भी किया है कि भाई वो उनका मानना कुछ और था। ये अब कैसे उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ये आप धीरे धीरे जान जाएंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है। अब आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम, सिकंदर महान का। तो वो क्योंकि उनके गुरु कौन थे, एरिस्टोटल थे। अब एरिस्टोटल क्या थे, अलेक्जेंडर के गुरु हुआ करते थे। अब क्योंकि उस वक्त क्या था कि डेमोक्रेसी को जो डेमोक्रेसी थी एथेंस में, ठीक है, तो एथेंस में डेमोक्रेसी को जो फेवर नहीं करते थे, तो उन वजह से सोक्रेटिस ने डेमोक्रेसी को फेवर नहीं किया, तो उन्हें विष का प्याला जहर पिलाया गया। ठीक है। तो उसी तरह इनको भी था कि मतलब जैसे प्लेटो ने कहा कि हम देखो उस वक्त एथेंस में क्या थी, डेमोक्रेसी थी, और जो डेमोक्रेसी को फेवर नहीं करते थे उन्हें मार दिया जा रहा था, जिससे सोक्रेटिस को जहर का प्याला दिया गया। ठीक है।
तो उसी तरह एरिस्टोटल को ये था कि मतलब उनकी वो भी डेमोक्रेसी को फेवर नहीं करते थे, तो उनको भी था कि भाई मेरी जान को भी खतरा है, तो वो भी यहाँ वहाँ भटक रहे थे बचने के लिए। तो उस वक्त क्या होता है कि जो अलेक्जेंडर है उनके फादर ने कहा कि भाई आप आइए और मेरे जो बेटे हैं अलेक्जेंडर उनको बढ़ाइए, ठीक है, उनके गुरु बनिए। तो काफी कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी मत कहिए, मतलब मत एक के नहीं है, लोग अग्री नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर पे एरिस्टोटल का काफी इन्फ्लुएंस था और कुछ कहते हैं कि नहीं था, ठीक है। तो अब ये इस चीज पे हम नहीं जाएंगे कि था या नहीं था, लेकिन हाँ ये उनके गुरु जरूर थे और काफी अलेक्जेंडर ने काफी हेल्प करी है जो एरिस्टोटल है उनकी रिसर्च में। देखो एरिस्टोटल को क्या बोलते थे, ये आपने देखा होगा, उनको मास्टर ऑफ बायोलॉजी, मैकेनिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, थियोलॉजी, रिटोरिक एंड पॉलिटिक्स, इन सब का काफी ज्यादा अच्छा नॉलेज था, उनको मास्टर कहते थे इन सभी सब्जेक्ट्स का। उन्होंने इस पर काफी अच्छे से स्टडी की है, बहुत रिसर्च करी है, बहुत अच्छे से स्टडी करी है। अब इन रिसर्च में उनकी हेल्प अलेक्जेंडर ने की थी, चाहे पैसों से, जो भी हेल्प उनको चाहिए थी, ठीक है। उन्हें कुछ असिस्ट करने के लिए कुछ और जो भी चीजें चाहिए थी या असिस्ट करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स चाहिए थे, वो जो भी था वो सब अलेक्जेंडर ने उनको अच्छे से प्रोवाइड करवाया, ठीक है। अब देखो प्लेटो के काफी प्रिय शिष्य हुआ करते थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि प्लेटो के बाद जो जो उनकी अकेडमी है, जो उनकी अकेडमी थी, उसको कौन संभालेगा, एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल खुद भी चाह रहे थे कि भाई उनके वो काफी एडमायर करते थे प्लेटो को, तो वो भी सोच रहे थे कि भाई जो अकेडमी है वो मुझे ही संभालने दी जाएगी, मैं ही संभालूंगा। लेकिन कुछ पॉलिटिक्स हो जाती है और फिर भी कौन, क्योंकि और भी काफी सारे स्टूडेंट्स थे, तो पॉलिटिक्स होती है और उन्हें संभालने नहीं दिया जाता, किसी और को दे दिया जाता है। अकेडमी का जो जिम्मेदारी थी वो किसी और को दे दी जाती है, उन्हें नहीं दी जाती। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो खुद की स्कूल बना लेते हैं जो जिसका नाम था लाइसियम। अब देखो एकेडमी में तो ये था कि महिलाओं को परमिशन नहीं थी, और ये था कि जिसे ज्योमेट्री नहीं आती वो नहीं आ सकते, ऐसे करके रेस्ट्रिक्शन थे उसमें आने के लिए। लेकिन लाइसियम में ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने कहा कि महिलाएं भी आ सकती हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि महिलाओं को परमिशन दी है एरिस्टोटल ने पढ़ने के लिए, ठीक है। तो लाइसियम में उन्होंने महिलाओं को भी आने की परमिशन दे दी थी कि भाई लड़कियां भी आ जाओ, और उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम्हें मतलब बड़े छोटे का भेदभाव नहीं किया, मतलब जिसे भी नॉलेज चाहिए आप लाइसियम में आके पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो उनको देखिए अब ये जो टाइटल्स लिख रखे हैं, तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म कहा जाता है एरिस्टोटल को, उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, ट्रू साइंटिस्ट, ये सारे जो टाइटल्स हैं उनको दिए गए, ठीक है। अब ये क्यों दिए गए हैं, क्यों उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, क्यों उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, ये आपको धीरे धीरे मैं आने वाली क्लासेस में बता दूंगी, ठीक है। आप ये टाइटल्स देख लीजिए, उनको ये टाइटल्स दिए गए थे। देखो अब हम उनकी थियोरी ऑफ फॉर्म्स एंड मैटर के बारे में पढ़ते हैं। थियोरी ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब आइडियाज, तो जो आइडिया और मैटर की उनकी क्या राय थी। अब प्लेटो तो बोलते हैं कि भाई एक इस दुनिया से परे एक दुनिया और है, हमने अभी देखा था, हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा है। तो प्लेटो ने जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो विजिबल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, जो हम सेंसेस के थ्रू देख पा रहे हैं, प्लेटो ने कहा कि देखो ये रियल नहीं है। उनका मानना था कि इस दुनिया से परे एक दुनिया और है जो कि एकदम परफेक्ट है। ये जो दुनिया है हम जो देख रहे हैं ये तो सिर्फ एक शेडो है, ठीक है। लेकिन प्लेटो के ऑपोजिट ये जो एरिस्टोटल है, उनका मानना था कि आइडिया कुछ नहीं है, ये जो वर्ल्ड है हमें दिख रहा है यही रियल वर्ल्ड है, इसके बड़े कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं है। वर्ल्ड ऑफ बीइंग जिसे आइडियाज कहा है, एंड वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने सेंसेस से जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं, उनसे हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, जो भी हम देखते हैं, उसी से हमें फॉर्म और मैटर को हम फॉर्म और जो आइडियाज हैं और मैटर हम उन्हें उसी से समझते हैं, वही रियलिटी है। रियलिटी को हम अपने सेंसेस से ही समझ सकते हैं, इसके लिए कोई दूसरा वर्ल्ड ऑफ आइडिया, एक परफेक्ट सा वर्ल्ड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये था एरिस्टोटल का मानना। अब देखो ये सब चीजें कौन बताता है, मतलब जो सामने दिख रहा है वही सत्य है, परे कुछ नहीं है, ये चीज साइंस बताती है, और इसीलिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिकली सोचा है कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो हमें सेंसेस के थ्रू दिख रहा है वही रियल है, क्योंकि आइडियलिस्टिक नहीं, आदर्शवादी नहीं थे वो कि भी कोई परे दुनिया होगी, परफेक्ट सा होगा प्लेटो की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। जो सामने दिख रहा है वही सत्य है, उसी के बेसिस पे हम चलेंगे, इसलिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, ठीक है।
तो उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है और वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सब एक ही वर्ल्ड है, ऐसा अलग कुछ भी नहीं है, दोनों रियल है, आइडिया और मैटर रियल है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। अब हम इनके थ्योरी ऑफ पोजेशन, अब हाँ एक मिनट, आप देखिए कोट लिखा है, ये जो कोट है, वी कांट इग्नोर फिजिकल वर्ल्ड जस्ट बाय कंसीडरिंग इट एज अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। अब देखो वो बोल रहे हैं कि जो ये वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन बोलकर हम ये फिजिकल वर्ल्ड है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को हम देख रहे हैं, इसे हम इल्यूजन बोल के हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये रियल वर्ल्ड है, यही इंपॉर्टेंट है। ये कोट उनका है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये कोट आपको पूछा जा सकता है कि ये कोट किसका है, ठीक है। So we can't ignore physical world just by considering it as a world of illusion. Illusion बोल के हम एक जो physical world है, जो जो हम senses के थ्रू देख पा रहे हैं, उसे हम ignore नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। अब हमने देख लिया कि वो आइडियाज और मैटर को क्या मानते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वही रियल है, और जो आइडियलिस्टिक जो आप प्लेटो की तरह बताते हैं कि कोई पर एक दुनिया परफेक्ट सी दुनिया होगी, वहां सब कुछ परफेक्ट होगा, वैसी कोई दुनिया नहीं होती है। अब देखिए, अब मैंने आपसे कहा था कि वो क्रिटिक भी थे प्लेटो के, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वो प्लेटो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब वो डिसअग्री है, प्लेटो से डिसअग्री है, ठीक है, वो नहीं मानते कि भाई ऐसा कुछ आइडियल वर्ल्ड होगा क्या, जैसे प्लेटो ने माना तो वो डिसअग्री करते हैं, हमने देखा ये एग्जाम्पल। अब देखिए उनकी थियोरी ऑफ पॉजेशन, अब हम इनके थियोरी ऑफ पॉजेशन को समझते हैं। देखिए एरिस्टोटल का मानना था कि हर चीज जो पृथ्वी पर है उसका एक टीलोस है, टीलोस का मतलब होता है कि उसका एक उद्देश्य है, वो टीरियोलॉजिकल मेथड का उपयोग करते हैं, ठीक है, टीरियोलॉजिकल मेथड का उपयोग करते हैं, टीरियोलॉजिकल मतलब कि हर चीज का एक उद्देश्य है, जो धरती पर आई है उसका एक उद्देश्य होगा, उनके अनुसार हर वस्तु का एक उद्देश्य है जिस कारण से वो आई है, कोई ना कोई पर्पज हर चीज का है, भले कोई पत्थर ही क्यों ना हो। अब अगर कोई पत्थर आपको दिख रहा है जमीन पर, तो उसका कोई पर्पज है कि वो वहां पड़ा है, ऐसे नहीं पड़ा है, ठीक है। अब कोई पेड़ है तो पेड़ का एक पर्पज है कि वो फल देगा और छाया देगा, ठीक है, हमारा भी एक पर्पज है, हम धरती पर आए तो हमारा भी एक पर्पज है, ऐसे नहीं कि भाई यूं ही आ गए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज का एक पर्पज है। किसी भी वस्तु को समझने के लिए, मतलब किसी भी चीज को अगर आपको अच्छे से समझना है कि भाई वो क्या है, उसके लिए उन्होंने बोला कि आपको 4 कॉजेज का ज्ञान होना चाहिए, उन्होंने 4 कॉजेज की बात करी है, ठीक है, ये जो 4 कॉजेज है उसकी उन्होंने बात करी है, जैसे मटेरियल कॉज है, एफिशिएंट कॉज है, थर्ड है फॉर्मल कॉज है, देन फाइनल कॉज है। तो ये बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज को समझना है अच्छे से, तो आपको इन 4 कॉजेज को समझना होगा, उस वस्तु से रिलेटेड इन 4 कॉजेज को समझ लेंगे तो आपको वो वस्तु का अच्छे से उसके बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, ये उनके थ्योरी ऑफ कॉजेशन थी। कॉज बताया उन्होंने, कारण है किसी भी चीज का, ठीक है। तो फर्स्ट है ये मटेरियल कॉज, मटेरियल कॉज का मतलब किस मटेरियल से बना है वो, हर चीज किसी ना किसी मटेरियल से बनती है। अब मान लो एक लकड़ी की चेयर है तो किससे बनी, क्या मटेरियल, लकड़ी इसका मटेरियल है, ठीक है, तो ये किस मटेरियल से बनी है, विच इट इज मेड, ठीक है, मैटर कौन सा क्या मैटर है जिससे वो बनी है, तो लकड़ी की कुर्सी लकड़ी से बनी है, लोहे की लोहे से बनी है, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि मतलब मटेरियल कॉज क्या होगा कि वो किस चीज से बनी है, ठीक है। सेकंड है उन्होंने बोला एफिशिएंट कॉज, सबसे पहले देखो कि वो मटेरियल किस चीज से बनी है, देन सेकंड है एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज का मतलब क्या होता है, जो भी चीज है वो ऐसा ऐसा क्या हुआ कि अस्तित्व में आया, ठीक है, what caused it to be, what happened from which it came into being, who made it, ठीक है, मतलब ये came into being, ये क्यों आई जमीन पर, ऐसा क्या हुआ कि ऐसा मतलब टाइमलाइन में पहले ऐसा क्या हुआ कि ये चीज जो देख रही है वो अस्तित्व में आई। जैसे पहले एक क्या थी, एक सीड था, ठीक है, उसी से पेड़ बनाए, सीड मतलब बीज, अब पहले एक बीज था उसी से पेड़ बनाए, अगर बीज नहीं होता तो पेड़ कैसे बनता, ठीक है। तो आपने देखा कि टाइम लाइन में पहले क्या आया, टाइम पीरियड में पहले क्या आया है, समय में पहले क्या आया है, पेड़ से पहले क्या था, बीज था। तो इसी को बोलते हैं इफिशिएंट कॉज। हमें फिर देखना होगा उस वस्तु के लिए इफिशिएंट कॉज क्या है, मतलब ऐसा क्या हुआ कि टाइम लाइन में जिससे पहले समय में पहले ऐसा क्या हुआ था कि वो चीज अब अस्तित्व में आई है। तो पेड़ अस्तित्व में क्यों आया, क्योंकि पहले बीज था तब वो अस्तित्व में आए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जो थर्ड है फॉर्मल कॉज। फॉर्मल कॉज का मतलब होता है रीजन क्या है उसके होने का, मतलब क्या रीजन है कि हम एक कार को कार कहते हैं, उसका एसेंस क्या है कि हम व्हाट इज इट्स एसेंस, एक कार को हम कार क्यों कहते हैं, ट्रेन क्यों नहीं कहते, उसका एसेंस है, उसमें जो एसेंस है कि कार को कार बनाता है, ट्रेन को ट्रेन बनाता है, ठीक है। अब हम रोड को ट्रेन तो नहीं कह सकते, रोड हमें पता है कि रोड ऐसे दिखती है तो इसे रोड कहते हैं,
ट्रेन पटरियों पे चलती है, एक एक मतलब लोहे का बॉक्सेस हैं जुड़े हुए आपस में, वो चलते हैं पटरियों पे चलते हैं, तो हम उस उन सबको देख के समझते हैं हाँ ये ट्रेन हो सकती है। उसे हम कार नहीं कहेंगे। कार के 4 पहिए होते हैं, चार कार का शेप ऐसा सा होता है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये कार है। तो मतलब उसका कुछ एसेंस है जिसे हम कहते हैं कि जो चीज है उसके होने का क्या रीजन है कि हम उसको कार को कार कहते हैं। ठीक है, अब आप समझे फॉर्मल कोर्स क्या होता है, मटेरियल क्या है, मटेरियल किससे बना है, इफिशिएंट कोर्स कि क्या पहले हुआ था टाइमलाइन में जिससे वो अस्तित्व में आई। फॉर्मल कोर्स का मतलब कि उसका एसेंस क्या है जिसकी वजह से हम उसे वो चीज कहते हैं। हम पेड़ को पेड़ क्यों कहते हैं, हम पेड़ को सड़क क्यों नहीं कहते। ठीक है, तो क्यों नहीं कहते, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। पता है कि ऐसी चीज अगर सड़क पर अगर वाहन चल रहे होंगे तो उसे हम सड़क कहेंगे, लेकिन पेड़ अगर फल दे रहा है, पेड़ का शेप ऐसा होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पेड़ कहेंगे। तो उसका एसेंस है वो, तो फॉर्मल कोर्स उसे कहेंगे। अब ना लास्ट है फाइनल कोर्स। फाइनल कोर्स का मतलब बताएं इसका, व्हाट इज इट्स पर्पस टू बीइंग, ऑफ बीइंग, व्हाई डज इट एग्जिस्ट। मतलब इसका मतलब जो भी चीज अस्तित्व में है वो क्यों है, उसका इस धरती पर पर्पस क्या है। जैसे कार आई है, उसका पर्पस क्या है, लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ये उसका पर्पस है। एक पेड़ का पर्पस क्या है कि वो फल देगा, लोगों को छाया देगा। ठीक है, पेड़ का पर्पस ये है। तो इस तरीके से ये हमने 4 कोर्सेज देखे और उनके थ्योरी ऑफ पोजीशन को समझाया हमने। ठीक है, तो हमने देखा कि उनके उनके जो जीवन का थोड़ा सा परिचय लिया हमने कि भाई कहाँ बर्थ, ये सब थोड़ा बहुत उनके बारे में जाना है। उनके थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड मैटर को हमने समझा, और ये जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है उसको आज हमने अच्छे से समझा। ठीक है, सो जो एरिस्टोटल से रिलेटेड रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी क्लासेस जल्दी से जल्दी ला पाऊँ। थैंक यू।